चलिए, देखिए आप लोग को पढ़ा दिए थे हम ज्योग्राफी का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिए थे। उसमें जनसंख्या के बारे में समझ गए थे हम लोग। जनसंख्या वितरण कहाँ कहाँ पर है, कौन से देश में कितनी जनसंख्याएं हैं, और जनसंख्या में सबसे ज्यादा किस देश में जनसंख्याएं हैं और कम किस देश में जनसंख्या है, यानी जनसंख्या वितरण हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में जनसंख्या वितरण के प्रभाव देखेंगे, कहाँ कहाँ पर जनसंख्या बटी हुई है, उसके कारक क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इन सब चीजों को समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इनके बारे में हम बता दिए थे कि टोटल जो है लगभग 60% जो जनसंख्या होता है एशिया के 10 देश में ही निवास करते हैं, जिसमें से कि यहाँ पर देख लीजिए सभी जितने भी यहाँ पर देश दिया गया है वो सारे के सारे जो है यहाँ पर इसमें 60% जनसंख्या जो है निवास कर रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, और सभी जो है एशिया के देश हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक तो कल के क्लास में हो चुका था आप लोग का। आज का टॉपिक है हमारा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, जनसंख्या घनत्व। आखिर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जरा इसको समझिएगा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अच्छा पॉइंट है और समझ में भी आ जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि कोई एक छोटा सा क्षेत्र, जैसे आपको कल हम समझाए थे कि अगर कोई जगह होता है, बड़ा जगह होता है और वहां पर कभी कभी कम आबादी पाया जाता है, और कोई छोटा जगह है और वहां पर ज्यादा आबादी पाया जाता है। तो देखिएगा, मान के चलते हैं हमारे पास जो है, हमारे पास मान के चलिए इतना तो जगह है, ठीक है, और इस जगह में मान के चलिए कितना लाख लोग है, 10 लाख लोग जो है यहाँ पर निवास करता है। ठीक उसी तरह से कोई इतना ही बड़ा देश है, ठीक है, इतना बड़ा जगह है और वहां पर मान के चलिए सिर्फ 2 ही लाख जो है व्यक्ति वहां पर निवास कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, जनसंख्या घनत्व क्या होगा कि इनका ज्यादा होगा। तो जनसंख्या घनत्व और कुछ नहीं है, जितना इसका टोटल क्षेत्रफल होता है ना। अब देखिए कोई भी जगह होता है तो उसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हम लोग मान के चलिए हमारा कैंपस है तो इसका भी तो कुछ लिमिट है, जगह है। अब इतना ना व्यक्ति आ जाएगा, इतना ना व्यक्ति आ जाएगा, खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं होगा तो फिर समस्या हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। तो जगह जितना होगा और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या में अब भाग दे देते हैं जगह से, तो जो निकल करके आता है उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो समझिएगा जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पर देखिए 10 लाख लोग हैं और सेम जगह में 2 लाख लोग हैं, तो बताइए जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होगा। तो ऑफिशियली बात है इसका ज्यादा होगा, क्योंकि कम जगह में ज्यादा लोग रह रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या कहता है कि किसी विशेष क्षेत्र यानी कोई जगह है ना, देश या राज्य या स्थान कोई भी हो सकता है, कि जनसंख्या और उसके, जरा समझिएगा, जनसंख्या और उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि जितना जनसंख्या अगर हमको घनत्व निकालना है, अगर जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उसका फॉर्मूला वो क्या कह रहा है कि जितना क्षेत्र, जितना जनसंख्या है उस जगह पर, जितना जनसंख्या है उस जगह पर, उसके कुल क्षेत्रफल से यदि हम भाग दे देंगे तो जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व और कुछ नहीं है बाबू। देखिए कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, क्योंकि ये देखिए इस बटे को हम लोग रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या और उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अभी और आगे क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से जो हम समझाएंगे तब। अब कहता है कि जनसंख्या घनत्व से प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में निवास करने वाले लोगों का मान का पता चलता है। यानी जनसंख्या घनत्व से हमको ये पता चलता है कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितना लोग रह रहा है। जैसे अभी आपका ये मान के चलिए ये एरिया है ना, ये हमारा नेवालाल चौक का एरिया है। मान के चलिए इस 1 किलोमीटर में आखिर कितना लोग रह रहा है। क्योंकि ये शहरी इलाका है तो 1 किलोमीटर में जो है आपका मान के चलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर में मान के चलिए 500 लोग रह रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा भी तो ग्रामीण इलाका होगा जहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 लोग नहीं रहता होगा, तो वहां की जनसंख्या घनत्व कम होगी, यहाँ की जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। तो जनसंख्या घनत्व क्या बताता है कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितना व्यक्ति रह रहा है। बात समझ में आ गया, यही बताता है। क्लियर है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर यहाँ पर फॉर्मूला में लिख दिए हैं कि व्यक्ति की संख्या ई बटे हो गया, बटे भूमि का क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्रफल जो यहाँ पर अभी बताए, टोटल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो जनसंख्या घनत्व आएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तब मजा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझाते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका ये क्वेश्चन है हमारा
और इसमें हम जनसंख्या घनत्व को निकालना सीखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है ना। जनसंख्या घनत्व पीडी, देखो जनसंख्या घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ पीपुल, है ना, टोटल नंबर ऑफ पीपुल यानी लोगों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पीपुल बटा एरिया, क्या हो जाएगा एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पर ये पॉपुलेशन दिखा रहा है यानी लोगों की संख्या दिखा रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूला का हम लोग चयन करेंगे, या तो इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या यदि घनत्व निकालना होगा, है ना, जनसंख्या घनत्व यदि हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है कि जितना बाबू जनसंख्या है उस जगह पे, जितना जनसंख्या है टोटल यानी कुल जनसंख्या अब बटे उसके क्षेत्रफल से क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जनसंख्या घनत्व निकल करके आ जाएगा। अब देखते हैं, कहता है कि माना कि ए प्रदेश, देखो ए नाम का कोई जगह है और वहां का क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी ए नाम का जो जगह है, ए प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो कहिएगा सर 100 किलोमीटर स्क्वायर है ना, किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर है, किलोमीटर स्क्वायर है। अब कहता है कि और उस प्रदेश की यानी वो जो जगह है उस जगह का क्षेत्रफल कितना है 100 किलोमीटर स्क्वायर है। अब 100 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा जिला हो गया बाबू, मान के चलिए कि जिला, और उस जिला के अंतर्गत कितना व्यक्ति है, तो कहता है कि उसकी जिला के अंतर्गत बाबू 5 लाख व्यक्ति है। कितना है जनसंख्या, तो कहिएगा सर जनसंख्या कितना देने है, तो 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, यानी हमको ये पता करना है कि ये जो 100 किलोमीटर का जो जगह है पूरा जिला, और उस जिला में जो है कितना लोग है, तो 5 लाख लोग है, तो हम 1 किलोमीटर स्क्वायर में कै गो लोग रह रहा है, बस ये जानना, सीधी सीधी बात है। जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत कै गो लोग रहता है, 1 किलोमीटर यानी टोटल आपका थोड़ा दूर का एरिया, आखिर उसमें कै गो लोग रहता है, उसी से जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है बाबू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, तो कुल जनसंख्या कितना, तो कहेगा सर 5 लाख है, अब बटे क्षेत्रफल कितना है, तो कहिएगा सर 100 है, तो डबल जीरो से डबल जीरो किल कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो गया, तो कहिएगा सर 5,000 नहीं आ जाएगा, 5,000 प्रति व्यक्ति। देखिए 5,000 जो है जनसंख्या प्रति, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारा निकल करके आंसर हो गया, यानी 1 किलोमीटर, इसको प्रति कहते हैं, प्रति का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में 5,000 लोग ही रह रहा है, तब ना 100 किलोमीटर में 5 लाख हो गया। तो इस तरह से जो है आप जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल आपका जनसंख्या घनत्व बराबर टोटल जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए क्लियर है, तो जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है आगे देख लेते हैं। कहता है कि अब देखिए जरा समझिएगा कि जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण क्या होता है, यानी कहां कहां पर जनसंख्या कितना कितना फैला हुआ है, जनसंख्या वितरण करने का यही मतलब है। जैसे आपके जिले में कितना जनसंख्या है, तो कोई और भी तो जिला होगा उसमें कितना जनसंख्या होगा, तो किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, उसी को जनसंख्या वितरण कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए भारत का राजस्थान वाला इलाका, वहां पर जनसंख्या कम है, और उत्तर प्रदेश में देखिए ठसल है, यहाँ पर पूरे सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है, लेकिन क्यों, कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा ना, आखिर काहे जनसंख्या वहां पर कम है जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राजस्थान जो है बड़ा राज्य है, जगह के मामले में ज्यादा है जगह है, लेकिन जनसंख्या कम है, काहे, कोई तो ऐसा फैक्टर होगा ना, कोई तो ऐसा कारण होगा ना, वही कारण को हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या कहीं पर ज्यादा या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। बात तो समझ में आ रहा है, आखिर क्यों वहां पर कम होगा जनसंख्या, यहाँ पर कम क्यों होगा, या यहाँ पर ज्यादा क्यों होगा तो यहाँ पर कम क्यों हो सकता है, तो इन सब चीजों को जो है हम लोग समझना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहली बात तो जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले कारक को जो देखेंगे हम लोग, आर्थिक कारक देख लेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे। कहता है कि वे कारक जो अर्थव्यवस्था पर असर डालता है उसे आर्थिक कारक कहते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं उसे आर्थिक कारक कहते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे औद्योगिकरण, मजदूरी, कर इत्यादि भी जनसंख्या वितरण को बहुत हद तक प्रभावित करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस स्थान पर उद्योग ज्यादा रहेंगे, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ज्यादा रहेंगे, आपका मजदूरी ज्यादा संख्या में, मान के चले कोई मजदूरी करता है, मजदूरी का रेट ज्यादा हो जाएगा, तो मजदूरी ज्यादा मिलती हो, टैक्स कम हो,
तो वहां पर देखिएगा जनसंख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या वितरण वहां पर ज्यादा होता है, लोग वहां पर ज्यादा निवास करती है, ठीक है, इत्यादि भी जनसंख्या को बहुत हद तक प्रभावित करती है। दूसरा समझेंगे कि साथ ही नगरीकरण आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला कारक है। नगरीकरण का समझिएगा, नगरीकरण का मतलब होता है अब जहाँ शहर है, अब आपको पता है शहर में हर सुविधाएं प्राप्त होती है, मेडिकल हो गया, कॉलेज हो गया, हर तरह की चीजें आपके घर के पास में रहती है, जबकि ग्रामीण इलाके में जाइएगा तो वहां पर ये सभी सुविधाएं नहीं होती है, जिस कारण लोग बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं होती है। अब किसी का तबीयत खराब हो गया, आप 12 बजे रात में, आप शहर में रह रहे हैं, बगल में हॉस्पिटल है, चले जाइएगा, लेकिन गांव से क्या होगा, समस्याएं आ जाती है, रोड ठीक नहीं रहती है, तो ये भी जो है आपका हद तक जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भौगोलिक कारण, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भौगोलिक कारण ही होता है। भौगोलिक कारण उसमें मुख्य भूमिका निभाता है, हालांकि आर्थिक कारण को भी जो बताया वो भी एक मायने रखता है। तो अब देखिए भौगोलिक कारण में क्या होता है कि मिट्टी, चट्टानी जमीन, समतल मैदान, बाढ़, यहाँ पर बाढ़ होना चाहिए, बाढ़, जंगल, जलवायु, वनस्पति, चक्रवात, मिट्टी की उर्वरा क्षमता आदि भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है। जरा समझेंगे एक एक पॉइंट करके। मिट्टी, अब मिट्टी भी भौगोलिक जो है, ये जनसंख्या जो वितरण है इसमें भौगोलिक कारण में मिट्टी आता है, ये देखिएगा कैसे। तब कहीं की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, जैसे बात करेंगे राजस्थान में बलुई मिट्टी है, वहां पर खेती बाड़ी ठीक से नहीं होता है। आप बिहार और उत्तर प्रदेश के मिट्टी के बारे में बात कर लीजिए, तो यहाँ की जो मिट्टी है अधिक उपजाऊ है और समतल भूमि है, तो देखिएगा इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पर ज्यादा जनसंख्याएं हैं। मिट्टी भी हमारा जो है जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है। कहता है कि चट्टानी मिट्टी, अब देखिए चट्टानी जमीन, अब जहाँ चट्टान वाला जमीन होगा, जैसे पहाड़ वगैरह सब का इलाका, तो स्वाभाविक सी बात है वहां जनसंख्या कम होगी, पहाड़ पर बहुत कम लोग निवास करता है। कौन पहाड़ पे रहने जाएगा, वहां पर ना तो गाड़ी जा सकता है, ना तो खेती बाड़ी हो सकती है, तो मानव अपना जीने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ तरीके अपना ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ काट के रोड को नहीं बनाया गया, बनाया गया, वहां भी लोग गाड़ियां पहुंचती है, लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। तो चट्टानी मिट्टी हो गया आपका, जैसे समतल मैदान, अब देखिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होता है बाबू वो समतल मैदान में होता है। समतल मैदान का मतलब होता है प्लेन भूमि, प्लेन भूमि पर आपको हर तरह की सुविधाएं देखने को मिल सकती है, ट्रेन, बस, आपका जो रोडवे होता है, हर तरह की सुविधाएं समतल भूमि पर ही होती है। इस भूमि पर सबसे अच्छा खेती भी होती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगा, समतल मैदान में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बाढ़, अब देखिए बाढ़ग्रस्त इलाका में कौन रहेगा, जहाँ हर साल बाढ़ आ जाता है, तो इस वाले जगह पे जनसंख्या वितरण कम होता है। अगर हम जंगल की बात करेंगे तो जंगल में भी अमूमन सिर्फ जनजाति वाले लोग रहते हैं, जो जंगली, अभी भी देखिए अभी भी भारत में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर जंगलों में लोग जो है जनजातियां, कुछ जनजातियां निवास करती है, तो वहाँ की जनसंख्या वितरण कम है। देखिएगा बहुत बड़ा जंगल है और उसमें गिनल चुनल जो है लोग है, 100-200 लोग रहते हैं, तो वहां की जनसंख्या का ना तो कम होगी, तो जंगल है इसीलिए वहां लोग कम निवास कर रहे हैं, तो ये भी फैक्टर जो है जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए अगर जलवायु, सबसे ये भी क्लाइमेट बहुत ये भी है, क्लाइमेट क्या होता है बाबू, जलवायु, समझ में आ गया। देखिए जलवायु क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिएगा। जलवायु जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में और लंबे समय तक बने रहने वाले जो मौसम होते हैं उसी को जलवायु कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे देखिएगा आपको पता है कि रूस जो देश लेते हैं, रूस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, रूस देश जो है, उस देश में हमेशा हमेशा सालों भर बाबू क्या रहता है, ठंडी रहती है, सालों भर ठंडी रहती है, वहां के लोग सालों भर कोट पैंट में ही नजर आएंगे। जबकि हम अपने भारत की बात करेंगे तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी यहाँ पर गर्मी रहती है। अगर हम हद तक अमूमन बात करेंगे तो 8 से 9 महीना गर्मी ही रहती है। देख लीजिए ना ठंडी का कितना महीना, हम मोटा मोटी मान लेते हैं नवंबर में तो धीरे धीरे ठंडी आता है, मान लेते हैं दिसंबर जनवरी 2 महीना ठंडी रहता है, फिर फरवरी में आपका बसंत ऋतु आ जाता है, ठंडी खत्म ही होने लगता है, तो 2 महीना ही ठंडी रहा, बाकी तो सालों भर देखिएगा 8 से 9 महीना गर्मी का ही सीजन है। तो ये हमारा उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर हो गया। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, जबकि अगर आप रूस की बात करेंगे तो वहाँ की जो जलवायु होगी शीत कटिबंधीय होगी, ठंड वाले जो है वहाँ इलाके हैं, तो वहाँ सालों भर ठंडी रहती है। जहां अब मान के चलिए किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रहा है कि ठंड में नहीं रह पाएगा, तो वो क्या वो वहां पर जो है रहेगा,
नहीं रहेगा, वो गर्मी की तरफ भागेगा। तो जलवायु भी क्या होता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो किसी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालता है। अब राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ की जलवायु कुछ अलग टाइप का है, तो आ जाता है। अब असम की तरफ चल जाओ, सालों भर बरसातें होती रहती है, बरसात वाला मौसम, तो वहां पर भी लोग कम निवास करते हैं। ऐसे तो बता ही दिए कि सबसे ज्यादा लोग समतल भूमि मैदान में निवास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, चक्रवात, अब जहाँ चक्रवात आते रहता है, जैसे समुद्री इलाका में चक्रवात आते रहता है, तो वहां भी लोग कम निवास करते हैं। इसके बाद मिट्टी की उर्वरा क्षमता देखिए, मिट्टी की उर्वरा क्षमता यानी कहाँ की मिट्टी ज्यादा उर्वरा है, कहाँ ज्यादा फसलें उगती हैं, वहां भी लोग ज्यादा निवास करते हैं। समझ में आ गया, कृषि ज्यादा जहाँ पे होता है। इसके बाद भौगोलिक कारक जो है जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है। तो ये सभी सारे फैक्टर्स को हमने देखा कि इन सारे फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं और ये जनसंख्या वितरण पर किस तरह से प्रभाव डालती है। बात समझ में आ गया, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं अब हम लोग। कहता है कि जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझेंगे कि समतल मैदान में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, अभी हम जस्ट तुरंत बताएं, क्योंकि वहां आसानी से खेती की जा सकती है ना, तथा वहां अन्य तरह की सुविधाएं उपस्थित होती है, ट्रेन, बस, सब कुछ जितनी भी सुविधा है समतल भूमि पे ज्यादा मिलेगा। क्या ट्रेन पहाड़ों पे चलते हुए देखे हैं ट्रेन? नहीं, वहाँ की सुविधाएं नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में पहाड़ पर रोड बने हैं जहाँ पर गाड़ी रखना पॉसिबल है। जैसे आपको 4 चक्का गाड़ी है तो पहाड़ पे लेके नहीं जा सकते। पहाड़ पर खेती करना टफ कार्य होता है अपने आप में, हालांकि खेती होती है लेकिन बहुत ही कम। जैसे अभी आप दार्जिलिंग चले जाइएगा तो पहाड़ पर ही क्या चीज की खेती होती है, तो चाय की खेती होती है। तो बहुत ही कम फसलें उपजाई जाती है और कम मात्रा में उपजाई जाती है। समझ में आ गया? तो लोग वहाँ निवास कम करना कम चाहते हैं। कौन सोचेगा पहाड़ पे जाके हम रहे? हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ की मौसम बहुत बेहतरीन होती है, इसलिए लोग वहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन अगर सही दृष्टिकोण में देखा जाए तो जहाँ हर सुविधा रहेगा वही ना लोग निवास करना चाहेगा। अब तो समतल भूमि में ज्यादा सुविधाएं होती है, चलिए इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है। अब कहता है कि बाढ़ की वजह से लोग ऊंचे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। अब देखिए बाढ़ इलाका वाला क्षेत्र, अब कोई इलाका ऐसा है जहाँ हर साल बाढ़ आ रहा है, जैसे पटना में देख रहे हैं हर साल बाढ़ आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बाढ़ इलाका वाला क्षेत्र में लोग क्या करता है कि ऊंचाई वाले जगह पर चले जाते हैं बसने के लिए। तो धीरे धीरे जो वो नीचे वाले जगह थे वो खाली होने लगता है, तो वहां भी जनसंख्या वितरण देखने को मिल सकता है कि वहां कम हो जाता है लोग और ऊंचे वाले जगह पर लोग ज्यादा हो जाता है। तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। बात समझ में आ रहा है? और जनसंख्या घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ये टॉपिक, जनसंख्या वितरण, है ना, को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए और कारक देख लेते हैं, भौगोलिक कारक के बाद हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि, ये भी चीजें मायने रखता है कि जो हमारा जनसंख्या वितरण है इसमें ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि किस जगह का जनसंख्या वृद्धि कितना। जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि जनसंख्या आखिर वहां पर वृद्धि कितना हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि आपकी प्राकृतिक तरीके से भी होती है और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि लगातार होती रहती है। तो पहले जनसंख्या वृद्धि को समझ लेते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या, जरा समझिएगा, कोई विशेष क्षेत्र यानी कोई एक क्षेत्र है, जैसे आपका ये जगह है, जिस जगह पर भी कैंपस है, पूर्णिया ही मान लेते हैं, ये जगह है, इस क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ बढ़ती है। सही बात है, समय के साथ तो बढ़ेगी ही। पहले कम लोग था, अभी हम मार्केट जाते हैं तो इतना ना गाड़ी घोड़ा टोटो टेम्पू आ गया है कि रास्ता भी मिलना बंद हो जाता है, हर वक्त जाम लगा रहता है। अब पहले इतना जाम नहीं था, इतना लोग नहीं था, इतना गाड़ी और घोड़े ये सब नहीं थे। बात समझ में आ रहा है? तो कहता किसी विशेष क्षेत्र की जो जनसंख्या वो समय के साथ बढ़ती जाती है, जिसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा? समय के साथ बढ़ते चला जाएगा तो उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। समय के साथ वृद्धि को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कहता है कि जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में परिवर्तन है, यानी ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो जनसंख्या में परिवर्तन है। जैसे मान के चलते हैं 2023 में जनसंख्या मान लेते हैं कि 100 करोड़, है ना, 100 करोड़ था। 2023 में जनसंख्या 100 करोड़ था, तब 2024 आ गया, तो बाबू ये 2024 में अब जो जनसंख्या हो गया तो मान लेते हैं कि 105 करोड़ हो गया। कितना करोड़ हो गया? 105 करोड़ हो गया। तो जरा देखिए इन एक साल में, कितना साल में? एक साल में जो जनसंख्या बढ़ा है, कितना बढ़ा है? तो कहिएगा सर 5 करोड़ जनसंख्या जो है बढ़ा है। तो देखिए समय के साथ जो है जनसंख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी को ना वृद्धि कहेंगे।
तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन है, एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है। ये देखिए पहले 100 करोड़ था, अब 105 करोड़ हो गया, तो जनसंख्या वृद्धि हो गई, इसका मतलब इसमें परिवर्तन हो गया। तो साफ साफ मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन का ही रूप है। बात समझ में आ रहा है। यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब कभी घटियो तो जाएगा, पता चलेगा इस जगह पे कोई, देखो जब हाल में ही कोरोना वायरस आया था, कितना को लपेट दिया था तुरंत, हैजा बीमारी, कई ऐसे जो है बीमारियां आ जाएगी जो वायु हवा में फैल जाते हैं और एक संक्रमित बीमारी होती है और पूरे को लपेट देगा। तो ऋणात्मक भी तो हो सकता है, यानी घट भी जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में बढ़े ही, घटता भी है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गई है। तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, समय के साथ जो जनसंख्या बढ़ती है किसी क्षेत्र की, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में परिवर्तन का ही रूप है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक, यानी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, आखिर परिवर्तन हुआ ना, उसी को कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग। अब कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारक, जनसंख्या वृद्धि के कारक, आखिर जनसंख्या बढ़ता क्यों है भाई, क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के। अभी हमने देखा कि 2023 में 100 करोड़ आबादी, वो मान लिए थे, डेटा रियलिटी डेटा नहीं था, वो माना हुआ डेटा था हमारा, 100 करोड़ था 2023 में। इन्हें बुझ लिया सही में 100 ही करोड़ था, 100 करोड़ नहीं था, 100 से ज्यादा करोड़ था, ठीक है। तो वो माना हुआ डेटा था, समझ में आ गया। 100 करोड़ लोग था, अब 2024 में हो गया 105 करोड़, तो जनसंख्या बढ़ा। आखिर कौन कारण है, तो कई सारे ऐसे कारण है जनसंख्या वृद्धि में। चलिए समझते हैं। पहला, चिकित्सा सेवा में सुधार। अब देखिए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा रहेगा तो लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जाएगी। जैसे कोरोना वायरस ही ले लीजिए, पिछले साल आया था, है ना, देख रहे थे कितना जो, पिछले साल बोल रहे हैं 2020 में आया था ना जी, तो कोरोना जो है 2020 में आया था, और उसमें देखे थे कि कितना लोग मरा। जिस देश की मेडिकल सुविधा अच्छा थी, जैसे भारत में मेडिकल सुविधा अच्छा थी, तो हद तक यहाँ पर लोगों का जान बचाया गया। समझ में आ रहा है। तो मेडिकल सुविधा अच्छी होगी तो लोगों का जान ज्यादा बचेगा, तो ज्यादा बचेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब मेडिकल सुविधा नहीं अच्छी होगी, चिकित्सा ही नहीं है कहीं, एक बड़का शहर में एगो मेडिकल है बाकी कहीं नहीं है, तो लोग पता चलेगा 100 किलोमीटर से आने में लोग का रास्ते में प्राण समाप्त, तो जनसंख्या क्या होगा, इन घटेगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर मेडिकल सुविधा किसी देश की या किसी राज्य की अच्छी होगी तो जनसंख्या वृद्धि होती है। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर आप लोग को कहा जाए लिखने के लिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण में, तो आप लोग सिर्फ ये हम पॉइंट डाले, इसमें भाषा बना के नहीं लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं ना कि किसी देश या प्रदेश या किसी राज्य की मेडिकल सुविधाएं जितनी अच्छी होगी, या उस राज्य में जितनी ज्यादा मेडिकल अस्पतालें होंगी, उस देश की लोगों, उस देश को लोगों को अच्छा मेडिकल सुविधा मिलेगा, और अच्छा मेडिकल सुविधा मिलने के कारण लोग कम मरेंगे, और कम मरेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा। बातें समझ में आ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं, परिवार नियोजन के प्रति लोगों में कम रुचि। अब परिवार नियोजन क्या होता है भाई, इसको समझ लीजिएगा। परिवार नियोजन कहने का मतलब ये हुआ, हम दो हमारे दो। बस समझ में आ रहा है। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, हम दो हमारे दो, हम दो तो हमारे चार नहीं होनी चाहिए, इसी कहते हैं परिवार नियोजन। यानी परिवार नियोजन में लोगों को जागरूकता दिया जाता है, उसमें बताया जाता है लोगों को कि जनसंख्या नहीं बढ़ाना है। बातें समझ में आ रहा है। हम लोग के पास संसाधन सीमित है, तो उतने ही बच्चे कीजिए जितना कि अच्छे से आप उसको परवरिश कर पाइए, तो उसी को कहते हैं परिवार नियोजन। हम परिवार नियोजन में हम सोचते हैं कि हमारा परिवार कैसा होगा, हम कितने बच्चे करेंगे, उस बच्चे को कितनी अच्छे ढंग से परवरिश कर पाएंगे। ये नहीं कि हम दो हमारे आठ हो जाना चाहिए, तो फिर समस्याएं हो जाएगी। ठीक है, सही तरह से परिवार का जो है ठीक से पोषण भी नहीं हो पाएगा, और कम रहेगा तो अच्छे तरीका से पोषण हो पाएगा। अभी सोचिए ना, मान के चलिए किसी घर की जनसंख्या है ना, किसी घर में मान के चलिए दो बच्चा है, कितना बच्चा है, दो बच्चा है, और एक घर हम टू ले लेते हैं, इस घर टू में, ये घर वन है, घर टू में, इसमें मान के चलिए यहाँ पर है 6 बच्चा हम ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, कमाने वाला सिर्फ पिता एक है, इस पिता की जो आय है इसका भी 20,000 है इस घर में, इस घर के भी पिता का जो आय है सिर्फ कितना है, तो 20,000 है। तो अब बताइए किस घर
बेहतर पोषण और बेहतर शिक्षा बेहतर विकास कर पाएगा। तो सीधी सी बात कहिएगा कि सर इसमें जनसंख्या कम है तो इसकी जरूरतें कम होगी। दशहरा आएगा या ईद आएगा या मेला आएगा तो इसमें दुइये गो को कपड़ा देना होगा, इसमें 6 गो को देना होगा। अगर 6 गो में से 2 गो को देंगे तो 4 गो तांडव मचा देगा। बात समझ में आ रहा है? मेला देखने के लिए कम से कम 100-100 रुपया सबको देना होगा। तो ये इसके पास 200 रुपया खर्चा होगा मेला देखने में, और इसका कितना रुपया उड़ जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। तो बेचारा कमा रहा है 20,000 में 600 फालतू में उड़ जाएगा। तो सेविंग कम करेगा, सेविंग कम करेगा तो आगे जाकर के परेशानी होगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं। उसमें एक उचित मात्रा में बच्चे कितनी होनी चाहिए, उसकी किस तरह पालन पोषण करेंगे, उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अगर इसमें इस चीज का ध्यान ही नहीं रखेंगे, परिवार नियोजन ही नहीं करेंगे, तो क्या स्थिति होगा? जनसंख्या ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है, परिवार नियोजन नहीं करेंगे, अनाप शनाप बच्चे 4, 5, 6, 10, 8 करवा लेंगे, फिर समस्या हो जाएगा। परिवार नियोजन खेल खत्म, जनसंख्या वृद्धि, आज हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। बात समझ में आ रहा है? चलिए, कई तरह की समस्याएं आ जाती है जनसंख्या वृद्धि से, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, बाल विवाह। ठीक है, हाँ, जनसंख्या वृद्धि से फायदा होगा। आपके पड़ोसी आपसे जल्दी लड़ेंगे नहीं। अगर 4-5 गो बच्चा रहेगा, वो भी हो गया 15-20 साल का लड़का, 3-4 गो है, तो फिर पड़ोसी का मुंह शांत रहता है ना। भूल से भी ना बाबू सब लाठी में आगे है। बात समझ में आ रहा है? 2 गो रहेगा तो खखुआल रहेगा, गलती करो खखुआल रहेगा, कब उसको धो दे पकड़ के। क्योंकि कम रहिएगा तो ज्यादा आप तरक्की करिएगा, और ज्यादा तरक्की करिएगा तो पड़ोसी लगबे करता है कि नहीं है? पड़ोसी लग जाता है, खखुआल रहेगा, कब इसको कोई नुक्स निकाले और फिर इसको हम नीचे करें। तो ये नहीं है, ये चीजें वो अलग चीजें हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन इस चीज को समझदारी से, क्योंकि लड़ाई हम करेंगे तभी तो होगा भाई, है ना। लड़ाई हम करेंगे तभी तो होगा, नहीं करेंगे तो क्यों होगा, है ना। जैसे आप लोग को बात बताते हैं, मान के चलिए आप हमको रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, सर ये 100 रुपया ले लीजिए, हम दे रहे हैं। तो हम कहेंगे नहीं लेना है, हम आपका 100 रुपया हम नहीं लेंगे, आप अपना 100 रुपया अपने पास रख लिए। तो फिर क्या किए आप, अपना हम आपका 100 रुपया नहीं लिए, तो जेन्युइनली अधिकार आप ही का हुआ, उस 100 रुपया आप ही का है ना, मेरा थोड़ी ना है। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई लोग आपको गाली दे रहा है, आप उसका गाली मत लीजिए, बेचारा का गाली उसी के पास न रह जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से चीजों से दिमाग लगा करके आप निकलना सीखिए। लड़ाई झगड़ा हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता। लड़ाई झगड़ा और गुस्सा, गुस्सा में कौन क्या बोल देता है पता नहीं चलता है। जब गुस्सा समाप्त होता है ना, तब पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या उसको गरिया दिए, कौन कौन सा रिश्ता टूटा है। बस समझ में? इसलिए गुस्सा में कभी भी, आवेश में आकर के कभी भी किसी को मत कुछ बोलिए। गुस्सा आता है थोड़ा देर के लिए और नुकसान बहुत कुछ करके जाता है। बस समझ में? इसलिए गुस्सा में शांत रहिए, दिमाग स्थिर करिए। गुस्सा आए तो चले जाइए, थोड़ा अकेले में रह जाइए थोड़ा देर, गुस्सा शांत होगा तो अपने दिमाग एक्टिव हो जाएगा ना। सही बोल रहा था वो। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीजें। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी बाल विवाह समझते हैं। बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह यानी बचपन में विवाह कर दिए, 10-12 साल की उम्र में शादी ब्याह कर दिए। तो 10-12 साल के उम्र में शादी ब्याह करेंगे तो बच्चे जल्दी जल्दी होंगे। तो ये सब चीजें हैं। बाल विवाह भी क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि पे क्या करते हैं? अब जो है इसके कारण है जनसंख्या वृद्धि के कम मृत्यु दर। अब देखिए कम मृत्यु दर भी क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अब कोई जगह है वहां पर लोग जल्दी मरबे नहीं कर रहा है। यहाँ 60 साल में हम लोग मरे जा रहे हैं, यहाँ की जनसंख्या गायब हो रही है। पता चला दूसरे दूसरे जगह के लोग 90 साल 100 साल जी रहा है। तो मरेगा कम तो जनसंख्या बढ़ेगा नहीं जी। समझ में आ गया? तो कम मरेगा, कम मृत्यु दर होगी तो भी जनसंख्या क्या होगा? बढ़ेगा, हाई होगा। मरेगा इन लोग, इधर जनसंख्या बढ़ रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तब जनसंख्या स्वाभाविक सी बात है कि वृद्धि होगी। तो क्या होगा? कम मृत्यु दर भी जनसंख्या वृद्धि को जो है ना परिवर्तित करते हैं, समझ में आ गया? वृद्धि को बढ़ाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, साक्षर में कमी। साक्षर में कमी कहने का मतलब हो गया कि कम पढ़ा लिखा। अब एक बात बताइए, कम पढ़ा लिखा होगा तो आपका 2 पॉइंट इसमें से कंफर्म गलती करेगा। पढ़ा लिखा कम होगा तो परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी, जिससे
4 से 5 बच्चे पैदा करेंगे, जो एक समस्या है जनसंख्या वृद्धि। दूसरी बात है, बाल विवाह ही कर देंगे तो भी जनसंख्या बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कम पढ़े लिखे लोग होंगे, साक्षरता की कमी होगी, अनपढ़ रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, तो उसे जनसंख्या वृद्धि से उसको कोई मतलब नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो जो सोचते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो हम उसको अच्छे से परवरिश भी कर पाएंगे, पोषण भी कर पाएंगे, इसलिए वो जनसंख्या में वृद्धि उतना नहीं करते हैं। लेकिन कम पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? उसको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? सब उसका देना। चलिए, समझ में आ गया? तो साक्षर में कमी भी जनसंख्या वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये डेटा दिया गया है 2001 में। देखिए कुल जनसंख्या कितना था बाबू? 102.70 करोड़ के आसपास था। हमारा भारत की जो डेटा है 2001 में 102.70 करोड़ था। और 2011 में आपको पता है कि जनगणना जो होती है, जनगणना समझ रहे हैं ना? जनगणना जो होती है हर 10 साल पे होती है। हर कितने साल पे होती है? हर 10 साल पे क्या होता है? जनगणना होता है। और तब पता लगता है कि इस 10 साल के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो 2001 में जनगणना जब हुई थी तो उस समय की जो जनसंख्या थी 102.70 करोड़। जनसंख्या में आपका सभी आ गया बाबू, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरत, पुरुष, महिलाएं, टोटल एवरी। ठीक है? तो जनसंख्या कितनी थी? तो 102.70 करोड़ था। और जब 2011 में फिर से जनसंख्या किया गया तो वही जनसंख्या कितना पाया गया? तो 121.2 करोड़ हुआ। तो देखिए, तो क्या जनसंख्या में वृद्धि हुई कि कमी हुई? वृद्धि हुई। कितना जनसंख्या बढ़ गया? तो देख लीजिए जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। तो बाबू कहिएगा 18.32 करोड़। देखिए यहाँ पर घटा दिए हैं 121 में से, यानी अभी का जनसंख्या कितना है? 121.02। और 2001 में कितना था? तो 102.70, और उसको घटा दिए हैं तो आया कितना? 18.32 करोड़। यानी ये जो 18.32 करोड़ जो जनसंख्या है इस 10 साल में बढ़ी। इस 10 साल में बढ़ी। समझ में आ रहा है? और बढ़ने का क्या कारण था वो तो अभी बता ही दिए हैं। तो बातें समझ में आ रहा है कि हर 10 साल में 18 करोड़ जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये होता है जनसंख्या वृद्धि। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है बाबू, उसको समझ लीजिएगा। अब जो जनसंख्या होती है वो नेचुरल तरीके से भी वृद्धि होती है। अब नेचुरल तरीका क्या है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक तरीका। तो देखिए कहता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कुल जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में कितना जन्म लिया और कितना मरा, कितना मरा। अब मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, बिना बीमारी से मरा वो 60 साल 70 साल की उम्र में, और उस क्षेत्र में कितना जन्म लिया और कितना मरा, तो उसको जब हम लोग घटा देते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक क्या कहते हैं? वृद्धि का, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में हम लोग क्या देखे कि जितना जन्म लिया प्राकृतिक तरीके से और जितना मरा है प्राकृतिक तरीके से, उसके अंतर को यानी उसके घटाव को क्या कहते हैं हम लोग? जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर है? अर्थात देखिए प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। याद रखिएगा, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि बराबर क्या होता है? जितना जन्म लिया और जितना मरा है उस क्षेत्र में, उसी के अंतर को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, आप्रवास क्या होता है? सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा कि एक जगह से दूसरे जगह जाना अप्रवास कहलाता है। जैसे आपको भारत में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हो स्विट्जरलैंड चल जाते हैं, वहां का मौसम बहुत अच्छा है, जिंदगी एक के बेर मिला है, मस्ती से जिएंगे, पैसा आपके पास ज्यादा है, तो आप भारत को छोड़ करके कहाँ चल गए? स्विट्जरलैंड चल गए। तो आप क्या कहलाइएगा? अप्रवास कहलाइएगा वहां के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है उसे ही हम लोग अप्रवास कहते हैं। सीधे सीधे समझ लीजिए, कहता है कि लोगों का उस जगह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया, जहां पर वो रह रहा है उस जगह को छोड़ करके जाने की प्रक्रिया, जहाँ की वह मूल निवासी क्या है? नहीं है, अप्रवास कहलाता है। यानी कहने का मतलब जरा ये हो गया कि मान के चलिए ए नाम का जो व्यक्ति है, समझा देते हैं,
वही क्लियर करा देते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, बेचारा का घर अभी कहाँ पर है, भारत में है, जरा समझिएगा, भारत में है। अब ये क्या करता है कि हो हम चल जाते हैं, यहाँ बी नाम का जगह है, ये स्विट्जरलैंड चल जाते हैं, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड चल जाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये ए क्या करेगा यहाँ से, ये क्या करेगा यहाँ से, ये जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ से, ये स्विट्जरलैंड जाएगा। तो अब एक बात बताइए, ये ए अपना मूल निवास छोड़ा कि नहीं छोड़ा, घर तो उसका था भारत में, यानी कहता है कि उस जगह जाने की प्रक्रिया, यानी वो जगह जहां पर ये जा रहा है, वो जगह जाने की प्रक्रिया जहां के वो मूल निवासी नहीं है। तो क्या स्विट्जरलैंड के वो मूल निवासी है, मूल निवासी मतलब उसका स्थायी घर, तो स्थायी घर था भारत, लेकिन वह उस जगह जाने की प्रक्रिया जहां का वह मूल निवासी नहीं है, वही क्या कहलाता है, अप्रवास कहलाता है। यानी स्विट्जरलैंड वाले लोगों के लिए अप्रवासी होगा ये, कि दूसरे देश से आया है, बात समझ में आ रहा है, दूसरे देश से आया है, यह अप्रवासी होगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आएगा कि उस जगह जाने, यानी ये वाला जगह जाने की प्रक्रिया जहाँ के वह मूल निवासी नहीं है, तो वहां के वह मूल निवासी नहीं है, तो वही क्या कहलाएगा, अप्रवास कहलाता है। अर्थात नई जगह पर जाना, सीधे सीधे तौर पर क्या समझ जाएंगे, नई जगह पर जाना ही क्या कहलाता है, अप्रवास कहलाता है। अभी देखिएगा, पक्षियों में कई तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं, कई तरह के ऐसे पक्षी होते हैं। आप मान के चलिए, अभी भारत है, भारत में मौसम अभी जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर गर्म वाले मौसम आने लगेंगे, तो अब कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिसको गर्मी चाहिए, अब वो ठंड इलाके में रह रहे, तो वो क्या करेगा, वहां से उड़ करके यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको क्या कह लेंगे, अप्रवासी। समझ में आ गया, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं उसको, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नई जगह पर जाता है। क्लियर, यहाँ पर अप्रवास एमिग्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं बाबू, उत्प्रवास। देखिए, उत्प्रवास और अप्रवास दोनों को अभी हम क्लियर करा देते हैं। उत्प्रवास और अप्रवास में हम लोग क्या देखे थे, देखिए, अप्रवास में हम लोग देखे थे कि ए नाम का यहाँ पर जगह है, जिसको हम लोग भारत कहे थे, मान लेते हैं ये पे क्या है, भारत है, और ये भारत से कहां पर गया, बी नाम का जगह, जहां जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस हम एग्जांपल को ले लेते हैं, स्विट्जरलैंड गया। अब जरा समझिएगा, तो मूल देखो, मूल निवासी वो कहाँ का है, तो कहिएगा सर मूल निवासी वो कहाँ का है, तो मूल निवासी है वो भारत का। कहाँ का है वो मूल निवासी, भारत का। लेकिन एक बात बताइए, मूल निवासी तो है वो भारत का, लेकिन स्विट्जरलैंड गया, नया जगह पे गया, तो वहां के लिए वो क्या कहलाएगा, तो वहां के लिए कहलाएगा आप्रवास, है ना, ये क्या कहलाएगा, वो आप्रवास, है ना, आप्रवास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा, यानी अप्रवासी कहलाएगा। लेकिन जरा समझिएगा, एक बात बताइए, तो ई भाई साहब, ये नाम का जो व्यक्ति है, ये तो छोड़ करके जा रहा है, तो अपना मूल निवास तो छोड़ करके जा रहा है, तो यहाँ से जो जा रहा है, तो यहाँ के लिए भी उसका कुछ नाम देंगे। अब कोई भारत छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, अब गया कहाँ, जहाँ जाए, अमेरिका जाए, पटना जाए, पाकिस्तान जहां भी जाए, वहां गया, तो वहां के लोगों के लिए अप्रवासी कहलाएगा वो। लेकिन वो जो छोड़ के जा रहा है, तो उस छोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। तो यानी यहाँ के लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन क्या कहता है, अपना मूल निवास, यानी अपना मूल निवास, यानी इसका घर था भारत में, अपना मूल निवास अर्थात जहाँ जन्म स्थान था, उस देश को छोड़ने, तो इस देश को जो छोड़ने को ही क्या कहते हैं, उत्प्रवास। और जहां पहुंच रहा है, अप्रवास। बात समझ में आ रहा है। एक जगह से चले जाने को उत्प्रवास कहते हैं। तो नया जगह जाना, यहाँ पर हम पॉइंट अच्छे से लिख दिए, नया जगह अगर जाएंगे, तो नया जगह कौन, हम यहाँ रह रहे हैं, नया जगह गए, तो नया जगह मतलब अप्रवास, देखो लिख दिए अप्रवास। पुराना जगह छोड़ रहा है, यानी पुराना जगह छोड़ रहे हैं, तो पुराना जगह छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है। क्या क्लियर है ये पॉइंट सभी को, अप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है, समझ में आ गया। तो मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में, नहीं आ रहा है, चलिए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि देख लेते हैं, रियल ग्रोथ, ठीक है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या कहलाता है बाबू, रियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है कि वास्तविक वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु, यानी जितना जन्म लिया और जितना मरा, और उसमें से जोड़ देंगे अपरास, अप्रवास और उत्प्रवास। देखिए एक बात बताइए, जनसंख्या ना हम लोग पढ़ रहे हैं, पता चला, एक बात बताइए, पता चला कि इस साल भारत से जो है 2 लाख लोग दूसरे देश जाकर के रहने चले गए, सेटल हो गए, बेचारा यहाँ पर तंग हो गया था, यहाँ के पड़ोसिया सबसे, जाने का क्या रीजन होता, पड़ोसी, समझा क्या, तो पड़ोसी सबसे तंग होकर के वो दूसरे देश में जाकर के निवास करने लगा, तो जनसंख्या घटेगा ना,
और जनसंख्या घटेगा तो फिर वो वृद्धि में तो नहीं है ना काउंट होगा। तो एक्चुअल में हमारा रियल में आखिर जनसंख्या वृद्धि क्या हो रहा है? तो सबसे पहली बात रियल में मान लेते हैं बाबू कि इस वर्ष जरा समझिएगा, मान लेते हैं इस वर्ष जो जन्म लिया, मान लेते हैं कितना जन्म लिया, तो 100 जन्म लिया। जरा समझिएगा 100 पर ही ले लेते हैं, 100 जो है जन्म लिया, 100 जो है व्यक्ति यहाँ पर हम 100 जन्म ले लिया, और मरा कितना? तो मृत्यु, मृत्यु देखिए अब ओवरऑल बहुत कम ही होता है, मान के चलिए मृत्यु कितना हो गया? तो मृत्यु मान के चलिए 20 व्यक्ति का मौत हुआ इस साल। अब ये एक साल का डेटा बात कर रहे हैं, एक ईयर का बात कर रहे हैं, जन्म हुआ 100, मरा 20 तो और तो और बाबू अप्रवास, अप्रवास किसको कहते हैं बाबू? अप्रवास में जो होता है जो दूसरे जगह चल गया, तो दूसरे जगह मान के चलो यहाँ से कुछ 10 गो लोग चल भी गया, ठीक है 10 गो लोग चल गया, माइनस उत्प्रवास, अब माइनस उत्प्रवास जरा समझिएगा अप्रवास को फिर से, अप्रवास किसके लिए कहलाता है? अप्रवास यानी दूसरे जगह चले गया, लेकिन हमारे लिए ना हम ना अप्रवास देखेंगे, तो हमारे लिए कौन अप्रवास कहलाएगा? जो लोग आएगा, हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं तो यहाँ के लोग के लिए तो हम उत्प्रवास कहलाएंगे, वहां ना जाएंगे तो अप्रवास। लेकिन अगर वो दूसरे देश से कोई लोग आ रहा है तो भी तो जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है ना, तो वो लोग क्या कहलाएगा? अप्रवासी यहाँ के लिए। तो अप्रवासी मान के चलो इस बार हम कह सकते हैं कि मान के चलो 20 ठो लोग क्या हुआ, 20 ठो लोग चाहे 15 गो लोग क्या आया दूसरे देश से हमारे देश रहने आया, और हमारे देश से जो है 5 गो लोग दूसरे देश गया, तो 5 गो क्या कहेंगे हम लोग उसको? उत्प्रवास कहेंगे। तो उत्प्रवास कितना हुआ? तो उत्प्रवास हुआ 5 ठो लोग। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? रियल वृद्धि निकाल लेते हैं, वास्तविक वृद्धि निकाल लेते हैं। तो वास्तविक वृद्धि क्या कहता है जरा समझिएगा, इस साल का वास्तविक वृद्धि निकाल लेते हैं। कहता है कि जन्म में से मृत्यु, जन्म जन्म कितना हुआ? तो 100, मरा कितना? तो 20, ठीक है। फिर कहता है कि जोड़ दीजिए किसको? जितना आया, आया कितना? 15 ठो, गया कितना? 5 ठो, गया कितना? 5 ठो। अब देखिए टोटल कितना बचा, कहेगा सर 100 में से 20, इसको अलग जोड़ घटा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, या डायरेक्टो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या कहिएगा? तो 100 में से 20 घटा लीजिएगा, कहेगा सर 80, इधर 15 में से 5 घटा दीजिएगा, कहेगा सर कितना? 10 बचा। अब 10 और 20 कितना हो गया मिलकर के? ये 80 और 10 मिलकर कितना हो गया? 90। यानी हमारे जो देश की इस वर्ष की जो जनसंख्या है वो टोटल रियल जो ग्रोथ है, रियल जो वृद्धि है वो कितना है? 90 गो। यानी रियल वृद्धि में कै गो बच्चा जन्म लिया, कितना मरा, कै गो गया, कै गो आया, सब कुछ को ना देखेंगे, क्योंकि हम रियल चीजें निकाल रहे हैं और रियल में सबको देखना होगा। अब मोटा मोटी अंदाजा लगाइएगा कि इस वर्ष इतना हुआ, तब उत्प्रवास अप्रवास को छोड़ दीजिए, मोटा मोटी अंदाजा लगेगा। बातें समझ में आ रहा है, लेकिन रियल निकालिएगा तो हर किसी को ध्यान में रखना होगा। इसीलिए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि समझ लीजिएगा अच्छे से ध्यान से, कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है, कि इस साल कितना जन्म लिया और कितना मरा उसको घटा दीजिए, और कितना आया और कितना गया उनको भी घटा करके जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसी को वास्तविक वृद्धि कहेंगे। इससे कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि अब क्या होता है? अभी हम आपको पढ़ाए थे ना कि धनात्मक वृद्धि, वृद्धि दो प्रकार की हो सकती है, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि हो सकती है। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होता है इनको समझ लीजिएगा। जब मृत्यु दर कम, धनात्मक का मतलब बढ़ना, मरेगा कम, तो स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या बढ़ेगा। तो जब जनसंख्या की मृत्यु दर कम और जन्म दर ज्यादा हो जाएगा, यानी मर रहा है कम और पैदा ले रहा है ज्यादा, तो क्या होगा? वो धनात्मक हो जाएगा, यानी बढ़ेगा, पॉजिटिव वे में जाएगा, बढ़ रहा है जनसंख्या। लेकिन तथा दूसरे देशों के लोग आकर उस देश में अस्थायी रूप से बस जाए, तब जनसंख्या की वृद्धि धनात्मक होती है। यानी कहने का मतलब है कि अप्रवासी आ गया, दूसरे देश के भी लोग आ गया हमारे देश में, तो जनसंख्या सीधी सी बात है बढ़ेगा। एक तो कम मरा, ऊपर से ज्यादा जन्म ले लिया, ऊपर से दूसरे देश का भी लोग आकर के रहने लगा, तो जनसंख्या क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा, ग्रोथ कर जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है। फिर कहता है कि अन्यथा ऋणात्मक हो सकती है। ऋणात्मक करने का मतलब हो गया कि मर रहा है ज्यादा, जन्म ले रहा है कम, अब पता चला हमारे देश से लोग दूसरे देश में जा रहा है, उत्प्रवास हो रहा है, तो जनसंख्या ऋणात्मक होगा ना जी, घटेगा ना। बातें समझ में आ रहा है? कितना अच्छा फैक्ट है यहाँ पर। क्लियर है? धनात्मक और ऋणात्मक वाला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। आई होप की समझ में आ गया होगा जनसंख्या की वृद्धि तक, और ज्यादा इसमें कुछ विशेष बातें है भी नहीं हमारा इस टॉपिक में। चलिए आगे देख लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन के तत्व, है ना, 3 से 4 पॉइंट देख लेंगे। आखिर जनसंख्या परिवर्तन क्यों होता है, क्यों कम ज्यादा होता है, क्या कारण है जनसंख्या के? तो अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन के कारण, सबसे पहला प्रवास।
प्रवास अभी तुरंत बताए थे कि एक जगह से जब दूसरे जगह लोग जाएगा तो जनसंख्या परिवर्तन में होगा। पहले 20 होता, 5 गो चलिए गया, क्या को बचा, 15 को बचा, तो जनसंख्या वो क्या हो जाएगा, प्रवास पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए इसके बाद मृत्यु। अब किसी क्षेत्र की मृत्यु दर भी जनसंख्या क्षेत्र में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब फटाफट मर रहा है व्यक्ति वहां पर, तो क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। 20 होता, पता चला इस साल जो है 15 को मरिए गया, 5 को जनसंख्या बचा है, तो जनसंख्या परिवर्तन मृत्यु दर भी क्या करती है, जनसंख्या परिवर्तन करती है। चलिए इसके बाद जन्म। अब प्रजनन क्षमता भी, कितनी मात्रा में जन्म ले रहा है, वो भी जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रमुख तत्व है कि कितना पैदा ले रहा है बच्चा। समझ में आ गया। तो ये था आपका 3 पॉइंट जिसमें जनसंख्या परिवर्तन के तत्व दिए गए थे आपका। समझ में आ गया। आप समझिए सीबीआर, क्रूड बर्थ रेट यानी अशोधित जन्म दर क्या होता है, इस पॉइंट को समझ लीजिए, ठीक है, सीबीआर को। क्लियर है। तब हम लोग फिर लास्ट ये सीबीआर समझेंगे, बाकी छोड़ देंगे आज के क्लास में इतना ही। तो सीबीआर को समझ लेते हैं, सीबीआर क्या होता है, अशोधित, है ना, क्रूड बर्थ रेट। चलिए क्रूड बर्थ रेट को समझेंगे कि आखिर एक्चुअल में है क्या। तो देखिए क्रूड बर्थ रेट क्या बताता है, जरा इस चीजों को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। कहता है कि अशोधित जन्म दर एक वर्ष में यानी एक साल में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है। तो सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर कहिए कि सर एक साल में कितना, एक साल में कितना लोग के द्वारा, 1000 लोगों के द्वारा, कितना लोगों के द्वारा, 1000 लोगों के द्वारा जो जनसंख्या पैदा की जाती है, यानी जो जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या पैदा किया, उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो क्रूड बर्थ रेट यानी सीबीआर कहेंगे। यानी एक साल में 1000 लोगों के द्वारा जितना जनसंख्या पैदा हुआ, नहीं होगा, पैदा होगा, उसी को सीबीआर कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट यानी कितना जन्म लिया, और कुछ नहीं है सीबीआर। समझ में आए, बस ये सब जो लिखा हुआ है वो एग्जाम में छाप मारिएगा, बस इस पॉइंट को समझ लीजिएगा कि एक साल के भीतर 1000 लोगों के द्वारा कितना बच्चा पैदा किया गया है, कितना जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसी को हम लोग सीबीआर कहते हैं। बात खत्म है। सीबीआर यहाँ पर अशोधित जन्म दर, बीआई वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चे, और वर्ष यहाँ पर लिख दिया सीबीआर का फुल फॉर्म। अब सीबीआर बराबर लिखा हुआ है कि बीआई यानी बर्थ, यानी जो बर्थ लिया है, कितना जन्म लिया है, और बटे जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, जनसंख्या पॉपुलेशन, और गुना कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, वो आपका सीबीआर निकल जाएगा। तो ये चीज समझ लीजिए, सीबीआर में और ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। ज्योग्राफी का पार्ट 2 जो हम आज क्लास लिए इतना तक ही रहने देते हैं, बाकी कुछ और पॉइंट छूट गया है जिसको हम लोग पार्ट 3 में कर लेंगे। बात समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको भी कर लेंगे, और फिर सब्जेक्टिव भी कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए रहने देते हैं।